तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना। दोनों में से किसी भी नाम से बुला लो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर रहे हो और वो भी वेक्टर मिल रहा है क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे थे तो स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, है ना। अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? तो आप इसमें लिख सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of magnitude of magnitude of two vectors and the sign of, बच्चों डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन होता था, इसमें साइन होता है, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना बच्चों। और इसकी डायरेक्शन भी होती है, एंड इट्स डायरेक्शन is perpendicular to, its direction is perpendicular to the plane containing the two vectors। यानी कि जो जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, वो दो वेक्टर्स जिस प्लेन पे होंगे उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम समझते हैं जल्दी से डायग्राम से। तो ये आपका बच्चों कोई भी वेक्टर ए वेक्टर हो गया, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना हो गया? थीटा। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो जो डेफिनेशन है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा हो गया, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। बट ये वेक्टर है तो इसमें एक डायरेक्शन भी आएगी, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल परपेंडिकुलर। यानी ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये जिस प्लेन पर है, देखो ये पेपर के प्लेन पर है, तो इस एन कैप की डायरेक्शन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो ए क्रॉस बी है वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो उसका रिजल्ट है वो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अब ध्यान से देखो, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल वेक्टर है और उस प्लेन से नॉर्मल है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई करते हैं। तो ये सिग्निफाई, ये इंप्लाई कर रहा है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको क्लियर है डेफिनेशन। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? जो आपका एन कैप है बच्चों, ये ए से भी परपेंडिकुलर होगा एंड एन कैप जो है वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन से परपेंडिकुलर है ना, जिसमें ए और बी है उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर है एन कैप। तो आप देखो अगर इन दो वेक्टर्स को इस सिचुएशन में देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, तो ये जो प्लेन है जिस पर ये दोनों वेक्टर लाई करते हैं वो इस पेपर का प्लेन है। मैंने दोनों वेक्टर्स को पेपर में बनाया है, तो पेपर के प्लेन पर है ना ये दोनों वेक्टर्स। अब इससे दो पॉसिबल डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन ना। एक देखो बच्चों पेपर से ऐसे आपकी तरफ, है ना, और एक पेपर से नीचे की तरफ मतलब आपसे दूर जाता हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दो परपेंडिकुलर हैं, एक ऊपर आता हुआ परपेंडिकुलर और एक इस पेपर से अंदर जाता हुआ परपेंडिकुलर। अब उसमें से कौन सी डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन तो अलग अलग है, पेपर से ऊपर आता हुआ नॉर्मल और पेपर से नीचे जाता हुआ नॉर्मल, इन दोनों की डायरेक्शन तो बच्चों अलग अलग है। तो इनमें से कोई एक ही डायरेक्शन होगी ना इस क्रॉस प्रोडक्ट की। तो इसकी डायरेक्शन के लिए एन कैप के लिए
इसकी डायरेक्शन के लिए बच्चों, एन कैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब आपने ये जो राइट हैंड थंब रूल है, ये भी आपने थोड़ा बहुत कहाँ पढ़ा हुआ है बच्चों? याद करो, आपने 10th में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा हुआ है ना। लेकिन खैर यहाँ पे फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल से एन कैप यानी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डायरेक्शन, किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे। उसमें से कौन सी सही डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की, उसके लिए आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि सबसे पहले जो पहला वेक्टर है ए क्रॉस बी आप कर रहे हो, तो जो पहला वेक्टर है ए, उसके डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, देखो इस तरीके से। और दूसरा वेक्टर जो है बी, उसकी तरफ उंगलियों को घुमाओ, तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, है ना बच्चों। तो यहां से ऐसे फिंगर्स को आप कर्ल करो, तो ए वाला जो आपका वेक्टर है उसके हाथ, उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखें और फिर उसको कर्ल करें किसकी तरफ, बी वेक्टर की तरफ। तो आपका थंब कहाँ आया बच्चों? ऊपर। तो आपका थंब ऊपर आ रहा है, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन सही है। तो ए क्रॉस बी की ऊपर की डायरेक्शन है। तो मैं, मेरी ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है कि राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करना है। हमेशा राइट हैंड यूज करना है। पहले ए क्रॉस बी दिया ना, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, बी की डायरेक्शन में आप कर्ल करो, तो जिधर थंब आए वही आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों? एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आएगी कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मेरा जो थंब है, एन कैप है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करता, तो देखो बच्चों, बी क्रॉस है तो बी पर आपकी उंगलियां रखी जाती और ए की तरफ में मूव करता, तो मेरा थंब नीचे आता। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन वो चेंज हो गई है, वो अब नीचे की तरफ आ गई है। तो इसका मतलब ये दूसरी जो चीज है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो क्या है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते। बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं होते, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपका जैसे डॉट प्रोडक्ट होता ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव होता था। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसलिए डायरेक्शन के लिए अगर इनको इक्वल रखना है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट does not follow commutative property, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता था, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसमें डायरेक्शन भी है ना बच्चों। लेकिन हाँ, ए क्रॉस बी को आप माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपको डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। चलिए हम और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद इसमें तीसरी चीज कि कभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट से अगर एंगल निकालना हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखा जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो। तो ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा के फॉर्म में आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लो और डिवाइड बाई ए बी ले लो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अभी हम देखेंगे कि ये जो सॉल्व होता है ये डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है इसको सॉल्व करना, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। अभी हम देखेंगे जब यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, बहुत आसानी से डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको जब भी दो एंगल्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आप प्रेफर किसको किया करो बच्चों? डॉट प्रोडक्ट को, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कभी क्रॉस प्रोडक्ट आपके दिमाग में आए, आसान लगे, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है,
अगर मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो गया तो क्या होगा? तो बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? मतलब ये एक ही डायरेक्शन में आ गए, यही आपका ए वेक्टर हो गया और यही आपका बी वेक्टर हो गया, तो सेम डायरेक्शन में आ गए, तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब दो पैरेलल वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी 0 आता है, मतलब 0 वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना। या फिर किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था, यहाँ पर किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं होता, वो 0 होता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, थीटा 0 हो गया ना। तो कभी भी किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो डिफरेंस है ये। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा बच्चों, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बच्चों 90 हो जाए, मतलब ये आपका ए वेक्टर है तो बी वेक्टर आपका ऐसा हो गया 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? तो आपका ए क्रॉस बी अगर आप करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 मैक्सिमम होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बच्चों। तो ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 90 और वो 1 के बराबर है मैक्सिमम, तो क्रॉस प्रोडक्ट की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ये याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कब मिलता है आपको? जब दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहलाता है? वही हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के हमने डॉट प्रोडक्ट निकाले थे, वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास याद है आपको बताया गया था 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, है ना? तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो आई कैप, वाई के अलोंग है वो जे कैप, और जेड के अलोंग है वो के कैप, है ना? ये मैंने आपको बताया था। अब आप ध्यान से देखें, तो अगर किसी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, मतलब आई क्रॉस आई किया जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई क्रॉस आई भी क्या होगा बच्चों? 0। वैसे जे क्रॉस अगर जे करोगे तो भी 0, वैसे के क्रॉस के करोगे तो भी 0। तो ध्यान रखना बच्चों, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स में एक्चुअली में 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए एक को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर के जैसा नहीं है कि आप डॉट करो क्रॉस करो सेम आंसर आएगा, अलग अलग आंसर आते हैं। इसलिए वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्केलर से अलग इनका फिनोमिना होता है, ये अलग तरीके से ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं ना बच्चों, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी ज्यादातर फिजिक्स में जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपके 11th का मेन टॉपिक है, जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बनता पढ़ने के बाद, रोटेशनल मोशन सबसे टफ टॉपिक माना जाता है 11th क्लास का, वो बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि वो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है, रोटेशनल मोशन, है ना बच्चों? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि आप आई क्रॉस जे कैप करो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के जे, के क्रॉस के, उसकी वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन आई क्रॉस जे करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई विच इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, तो साइन 90 बच्चों। क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच में कितने का एंगल है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का, तो 90 लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू भी 1। लेकिन यहाँ पे हमें कैप लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो एन कैप। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, अब इसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? आई क्रॉस जे। तो आई की तरफ आप उंगलियां रखो, जे की तरफ मोड़ो, देखो आपका जो अंगूठा है वो के की तरफ आएगा, मतलब ये जो लाइन है ये तो ऊपर है ना ऐसे, तो आई क्रॉस जे करोगे तो ये अंगूठा बच्चों आपका ऊपर की तरफ आएगा, मतलब जेड की डायरेक्शन में। और जेड की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? के कैप। तो यहाँ पे एन कैप जो है वो के कैप, मतलब जो एन कैप का काम है वो यहाँ पे कौन कर रहा है? आई क्रॉस जे में के कैप कर रहा है, तो मैंने के कैप लिख दिया। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 1
और मल्टीप्लाइड बाई के कैप, तो ये के कैप आया। यानी आई क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप है। तो आप सोचो बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर जे क्रॉस आई कैप करता उल्टा, तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया जब आप सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो एक माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस के कैप आ जाएगा, है ना। आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। वैसे आप जे क्रॉस के कैप करो, जे क्रॉस के कैप, तो जे क्रॉस के देखो आप इस तरीके से उंगलियां रखो और के की तरफ आओ, जेड एक्सिस की तरफ, तो आपका जो थंब है वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू आई कैप। तो जे क्रॉस के कैप आपका आई कैप होता है बच्चों। और वहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका उल्टा देखेंगे तो के कैप क्रॉस जे कैप वो माइनस ऑफ इसका रिजल्ट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। वैसे ही बच्चों अगर आप के क्रॉस आई वेक्टर आई कैप करोगे, के क्रॉस आई कैप, तो देखो के ये है, तो राइट हैंड आप अपना के की तरफ रखो, है ना बच्चों, के की तरफ ऐसे इस तरीके से, के की तरफ नीचे की तरफ आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ घुमाओ तो आपका जो थंब है बच्चों वो वाई एक्सिस की तरफ आएगा, मतलब के क्रॉस आई जो है वो आपका जे कैप बन जाएगा। तो इसका अगर रिवर्स करेंगे आई क्रॉस के कैप, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस जे कैप आएगा। अब बच्चों समस्या ये है कि वहां पे इस तरीके से अगर करेंगे तो सवाल कब सॉल्व करेंगे, यही लिखते रह जाएंगे। तो इसको बहुत आसानी से करने के लिए, सीखने के लिए एक ट्रिक भी है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, किस क्रॉस करने से क्या रिजल्ट आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये बहुत आसानी से बता सकते हो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख लिया करो इसको, आई जे के, कभी भी आपको सॉल्व करना हुआ ऐसे लिख लिया करो, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई कैप, जे कैप और के कैप। और इसका ऑर्डर बना लिया करो ऐसे, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के। तो अगर आपका कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट इस साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है तो उसका आंसर प्लस में होगा, तीसरा जो तीसरा होगा, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर में है तो उसका आंसर तीसरा वाला होगा और प्लस में होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस साइक्लिक ऑर्डर में नहीं आएगा, इस सेंस में नहीं आ रहा है, उसका अपोजिट सेंस हो गया है, तो फिर आंसर तीसरा वाला होगा विद नेगेटिव साइन। ऐसे याद रखो, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस जे, तो देखो बच्चों आई क्रॉस जे ये साइक्लिक ऑर्डर में तो आएगा आंसर के और प्लस के साथ। फिर जे क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में तो इसका आंसर आएगा प्लस आई कैप, देखो यही है, जे क्रॉस के आई कैप आ रहा है। फिर के क्रॉस आई कैप ये भी साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसका रिजल्ट जो है वो जे कैप आएगा। लेकिन अगर सोचो मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो देखो ऑर्डर चेंज हो गया, जे क्रॉस आई में आपका साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, अब इसके अगेंस्ट है, तो आंसर तो के कैप होगा बट विथ नेगेटिव साइन। तो देखो जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के कैप है। वैसे आई क्रॉस के ऑर्डर रिवर्स हो गया तो उसका आंसर माइनस जे कैप होगा। तो देखो आई क्रॉस के माइनस जे कैप आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पे ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये बना लो और उसको जल्दी से लिख डालो जो भी आपका रिजल्ट है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आई जे के कैप के लिए यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये आपके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो बच्चों आप क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो आपको तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, है ना, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस पर चर्चा करना है। ठीक, तो देखिए आपके पास ऑब्वियस सी बात है दो वेक्टर्स होंगे बच्चों, है ना, एक कोई भी ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को मान लो कंपोनेंट फॉर्म अगर इसका लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप, एंड बी वेक्टर वो भी उसका भी कंपोनेंट फॉर्म होगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप, है ना। तो ये हमारे दो वेक्टर्स दिए हैं, अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, देखो तो हम ये कर सकते हैं
कि यहाँ पर ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए लिख लें, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना तो आता ही है ना। तो ए एक्स वाले का सबके साथ, तो ए एक्स और बी एक्स तो मैग्नीट्यूड है, इसमें क्रॉस करो डॉट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर में तो दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। हाँ, लेकिन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस करना पड़ेगा, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, है ना। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो ए एक्स का पहले बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको तो ए एक्स बी एक्स लिख लेते हैं अपन, है ना। और फिर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आई कैप और क्रॉस आई कैप, तो ये आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, है ना। फिर प्लस ये ए एक्स वाले का बी वाई के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई ब्रैकेट में आई क्रॉस जे कैप। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है। फिर बीच में प्लस साइन, अब ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी जेड, तो ए एक्स बी जेड और ब्रैकेट में आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे और टर्म आएगा, है ना, ये तो 3 टर्म हुए भाई। फिर बीच में प्लस साइन, अब ये ए वाई का तीनों के साथ होगा, आई कैप जे कैप के कैप, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, तो पहले ए वाई का प्रोडक्ट किसके साथ, बी एक्स के साथ, और ब्रैकेट में बचेगा जे क्रॉस आई कैप। फिर प्लस ए वाई का बी वाई के साथ, तो ए बाई बी वाई और ब्रैकेट में जे क्रॉस जे कैप। फिर प्लस ए वाई का बी जेड के साथ, तो ए बाई बी जेड और ब्रैकेट में जे क्रॉस के कैप। फिर बच्चों फिर प्लस साइन, अब ए जेड वाला बचा है उसको भी करो, तो ए जेड बी एक्स, यहाँ पे के क्रॉस आई कैप बचेगा। फिर प्लस साइन, तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 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 कहाँ पर, हाँ ये आपका हो गया। तो यहाँ से ए जेड इंटू बी वाई, तो दिस विल बिकम ए जेड बी वाई, और यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप। फिर प्लस ए जेड बी जेड और के कैप क्रॉस के कैप। तो ये आपका पूरा हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसमें याद करो, आपको मैंने अभी बताया था कि यूनिट वेक्टर का अगर खुद के साथ, किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ से आई क्रॉस आई वाले 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला टर्म 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला टर्म भी बच्चों 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों तो गए। अब आप देखें तो यहाँ पे बचा क्या, जो बचा है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बच्चों ये बचा है ए एक्स बी वाई, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस जे है। अब बच्चों इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने याद करो आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर हमें साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेना चाहिए ना, वो शॉर्ट ट्रिक, तो यहीं पे काम आएगी वो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे बच्चों साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो। अगर आप इस साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हो तो आंसर थर्ड वन होता है विथ प्लस साइन, और अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं चलोगे तो आंसर थर्ड वाला होता है बट विथ नेगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पर आई क्रॉस जे लिखा है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे साइक्लिक ऑर्डर में हो तो आंसर प्लस के कैप होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर के कैप हो जाएगा। तो ये ए एक्स बी एक्स के कैप बचेगा, है ना बच्चों। फिर देखो ये आई क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर के अपोजिट हो गया, ऐसे आना पड़ेगा आई से के की तरफ, तो थर्ड वाला आएगा जे कैप बट विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे प्लस की जगह बच्चों माइनस लग जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा ना। तो यहाँ पे ये ए एक्स बी जेड और आई के वाला माइनस जे कैप है, तो माइनस पहले ही लिख लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ जे कैप बचेगा। फिर ये वाला देखो बच्चों जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखो ये भी अपोजिट सेंस में,
साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो माइनस के कैप आएगा, मतलब यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और ए वाई बी एक्स यहाँ पर के कैप माइनस के साथ, तो माइनस मैंने बाहर लिख लिया। फिर वैसे ही आप देखो ए वाई बी जेड में क्या क्या आ रहा है बच्चों, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो साइक्लिक ऑर्डर में हो तो प्लस आई कैप आएगा, तो मतलब यहाँ प्लस आएगा ए वाई बी जेड आई कैप, है ना बच्चों। फिर ये वाला टर्म देखो आपका के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में तो प्लस जे आएगा, तो ये प्लस साइन बरकरार रहेगा, ए जेड बी एक्स आएगा, और विथ देखो क्या लिखा के क्रॉस आई, तो तीसरा वाला जे बचेगा, तो जे कैप। फिर इसमें के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे अपोजिट ऑर्डर में है तो माइनस आई कैप आएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और ए जेड बी वाई, और आपका बच्चों ये क्या था यहाँ पर के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई, तो यहाँ पे आई कैप। देखो आपके टोटल कितने टर्म्स से बच्चों, 9, 9 में से 3 तो जीरो हो गए थे और 6 को सॉल्व करना था, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सारे टर्म्स आ गए, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब एक काम करें, आई आई कैप वाले, जे जे कैप वाले, के कैप वाले, उनको एक साथ लिख लेते हैं ना, पहले आई कैप वालों को लिख लेते हैं। तो देखो आई कैप, तो बच्चों देखो कॉमन ले लो आई आई वाले को, देखो आई कहां पर, एक ये है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, ए वाई बी जेड माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या बचा है, ए जेड बी वाई, और इनको ब्रैकेट में लिख लो, इन दोनों में से आई कैप कॉमन आ जाएगा, तो मैंने आई कैप कॉमन ले लिया। फिर जे वालों को देखो, जे वालों को बच्चों, तो देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला कहाँ गया जे कैप, ये नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं इसमें मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ। अब ये माइनस क्यों बाहर ले रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं आपको आगे चलकर भी बता दूंगा, है ना। जो माइनस लिया, तो जो माइनस वाला था, अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूं, माइनस जे कैप कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, ए एक्स बी जेड। फिर जो प्लस वाला टर्म है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये लिख लो आप ए जेड बी एक्स, और बाहर जे कैप, है ना। ऐसा क्यों लिखा बीच में माइनस, यहाँ पे भी प्लस लिख सकते थे, लेकिन मैंने माइनस क्यों लिखा वो अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। अभी तो ऐसे याद रखें आप। उसके बाद फिर के कैप वाला बचा, के कैप वाला, तो ये और ये बचा, तो इसमें प्लस वाला पहले लिख लो, बीच में प्लस साइन लगा लो, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं अपन, ए एक्स बी एक्स, है ना बच्चों, और माइनस वाले को बाद में लिख लो, कहाँ गया माइनस वाला, हाँ ये है ना, ए बाई, नहीं ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ए एक्स बी एक्स नहीं है बच्चों, ये वाला ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी एक्स वाला तो जीरो हो गया था ना, तो यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। तो ए एक्स बी वाई और माइनस के कैप कहाँ गया, ये, तो ये हो जाएगा ए बाई बी एक्स, और ये आ जाएगा बाहर के कैप, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आया। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में तो बहुत आसान था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है कंपैरेटिवली, कौन सा प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा टर्म्स आते हैं, है ना। लेकिन इसमें आई जे के आ रहा है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है ना, जैसा कि हमने हेडिंग में लिखा था। अब दिक्कत यह है कि अगर ऐसे बार बार करोगे तो सवाल कब करोगे आप, सवाल वेक्टर का थोड़ी ना होगा, वहां तो वेक्टर अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन में एक पार्ट होगा, तो वहां पे आप ये इतना लेंदी नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब ये एक लाइन में लिखना आना चाहिए। तो देखो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको बहुत तेजी से कैसे लिखा जाता है ना। उसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप टेंशन मत लो, मैथ्स में जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, और बायो वालों को टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ पे बस सीख लो। अगर नाम भी भूल जाओगे आप तो कोई टेंशन नहीं है, जो मेथड बता रहा हूँ वो सीख लो, बाकी इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड है। इसमें आप एक लाइन में लिख पाओगे यही चीज जो आपने इतना सॉल्व करके लिखा है, और इसी को अप्लाई भी करना है। तो देखो आप तो डिटर्मिनेंट ऐसे बनाया जाता है, ऐसे दो बार्स लगा दिए जाते हैं, ऐसे आप सबसे पहले तो ऐसे बना लिया करो, मतलब आपको ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो आप उसको इस तरीके से पहले बना लिया करो, दो डंडे बना लिया करो, फिर ऊपर एक जगह पे आई कैप लिख लिया करो, फिर एक कॉलम जे कैप का बना लो और एक कॉलम के कैप का बना लो।
ऐसे लिख लिया भाई, ठीक। उसके बाद जो ए के कोफिशिएंट है आई जे के, तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखो, जो पहले यहाँ वेक्टर है उसके लिखना। अगर बी क्रॉस आई ए होता तो मैं पहले बी के लिखता, अभी ए क्रॉस बी है तो मैं पहले ए के लिखूंगा। तो आई के नीचे ए का एक्स कॉम्पोनेंट, आई का कोफिशिएंट वो ए एक्स हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट ए में ए वाई हो जाएगा, के का कोफिशिएंट ए जेड हो जाएगा। फिर आप बी के कोफिशिएंट्स लिखो जो बाद वाला वेक्टर है। तो आई का बी का कोफिशिएंट बी एक्स है, जे का कंपोनेंट बी वाई है और के का कंपोनेंट बी जेड है ना। तो आई होप कैसे लिखना है ये तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेसिकली, तो इसमें होता क्या है कि आप जब आई वाला टर्म लिखो बच्चों, है ना, यहाँ पे अभी हम आई कैप का टर्म लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखना है वो लिखेंगे हम। तो जब आप आई वाले को लिख रहे हो तो आई वाले के रो को छुपा लो, मतलब आई वाले की कॉलम छुपा लो और आई वाले के रो छुपा लो। देखो अगर आप यहाँ पर आई का कॉलम और आई की रो ये छुपा लो तो ये चार चीजें बची बच्चों। देखो आप आपके सामने ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड है ना, तो इसको मैंने ऐसे छुपा लिया आई की रो को और यहाँ पे आई के कॉलम को। तो ये चार चीजें बची हैं आपके पास, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो क्या करना है अपन को, ऐसे करना है, ऐसे इस तरीके से चलना है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर बीच में माइनस साइन आएगा बच्चों, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ऐसे घूमना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस साइन और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। देखो करते हैं हम यहाँ पर, अच्छे से सीख लोगे फिर तो प्रैक्टिस होगी इतनी कि आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। तो देखो ए बाई बी जेड मल्टीप्लाई किया, ए बाई बी जेड, बीच में माइनस साइन रखा, फिर ए जेड बी वाई और यहाँ पे ए जेड बी वाई। ठीक बच्चों, तो ये आपका आई आ गया। फिर बीच में आप माइनस साइन लगाओ, बीच में माइनस साइन लगाना बच्चों, फिर यहाँ पे जे कैप लिखना है। अब इसके ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखना है। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, जब जे कैप के लिए देख रहे हैं, जे कैप के लिए, तो आप जे वाला कॉलम और जे वाली रो को भूल जाओ। मतलब आप इसको देखो, इसको ऐसे छुपा लो और ऊपर से ये रो छुपा लो, मतलब ये आपने रो छुपा ली और ये कॉलम छुपा लिया। तो आपके पास चार बचा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मैंने ब्लू लाइन से काटा है वो बीच वाले के लिए काटा है जब जे के लिए लिख रहा हूं। इसमें फिर से दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ऐसे ही चलना है। ये पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ माइनस करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐसे आते समय मल्टीप्लाई करना है। तो पैटर्न ये याद रखना, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से इसको। तो देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो ये ए जेड बी एक्स। फिर बीच में प्लस साइन लगाना है और अब किसका टर्म लिखेंगे बच्चों, के कैप का। तो के कैप का क्या वैल्यू आएगा, तो फिर से अब किसको छुपाओगे बच्चों, ये के वाले सेक्शन को, के वाले सेक्शन को, के की रो के का कॉलम। तो ये चार बचेगा। अब आपने इसको छुपा दिया रो को और आपने इसको छुपा दिया इसके कॉलम को, तो ये चार चीजें बची, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो फिर से वही करना है आपको, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी वाई माइनस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी वाई माइनस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स, सॉरी बी एक्स लिखना था, ए वाई मल्टीप्लाइड बी एक्स। तो देखो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट देखो और ये रिजल्ट देखो, देखो यहाँ पे ए वाई बी जेड आया, ए वाई बी जेड आया, माइनस ए जेड बी वाई आया, ए जेड बी वाई आया, आई कैप आया है, फिर बीच में माइनस साइन, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से लिखा था ताकि ये जब मैं बताऊं तो बीच में आप माइनस लिखो, है ना, तभी आंसर मैच करता है। तो ये ए एक्स बी जेड, ये भी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी आई माइनस ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स की कैप। देखो यही आंसर है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये डिटरमिनेंट मेथड याद रखो, हमेशा ऐसे चलना है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, और चार टर्म ही आपको मिलेंगे, आपको एक एक कॉलम एक एक रो छुपा लेना है। आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक लाइन में लिखना भी सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक है ना, और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान होती है। ये अभी दिखने में भले ही आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा हो, लेकिन एक बार अगर आपको आ गया तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे सैंपल भी दिखाता हूँ, पहले मैं कहने वाला था नमूना दिखाता हूँ, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सैंपल देख लो आप कि इससे कितनी जल्दी से सॉल्व होंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ये वेक्टर है
मान लो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम बच गई है और मैं चाहता हूँ इसी पेज में हो जाए, इसलिए कंजेस्टेड तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, बाकी आप समझ लेना। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है बच्चों आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप, कुछ भी ले लो यार, कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, हाँ 2k कैप ले लेते हैं। वैसे बी वेक्टर आप ले लो कुछ भी, मान लीजिए कि माइनस आई कैप ले लो, प्लस 2j कैप ले लो, माइनस के कैप ले लो। तो ये आपके पास ए बी है और आपको बोला गया है कि परफॉर्म करना है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट कन्फर्म वो करना है, परफॉर्म करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, यही डिटरमिनेंट मेथड लगाओ आप, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ए क्रॉस बी निकालने को बोला है तो कोई टेंशन नहीं है, डिटरमिनेंट मेथड लगाओ। ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, इसमें तुरंत हो जाएगा, तुरंत लिखते जाओ आप। सबसे पहले ए के कॉम्पोनेंट लिख लो 1 1 2, बी के लिख लो -1 2 -1, है ना। अब परफॉर्म कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर आई कैप लिख लेंगे सबसे पहले, और देखो आई कैप को छुपा लो, तो इसको छुपाओ इसको छुपाओ, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 सॉरी -1 हो गया, 1 इंटू -1 है ना, तो -1 लिखना पड़ेगा, फिर बीच में माइनस साइन और 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4, फिर बीच में माइनस जे कैप लिखना पड़ता है, बीच में माइनस जे कैप लिखते हैं ना बच्चों। फिर इसको छुपा लो, तो 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 2 इंटू -1 तो -2, तो -2 तो ये +2 हो जाएगा, है ना। थोड़ा साइन का ध्यान रखना। फिर बीच में के कैप, फिर के वाले को छुपा लो, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, देखो कितना तेजी से। और जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, मतलब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, तो ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप तो देख के बता दोगे आंसर। तो ये हो जाएगा -5 आई कैप, फिर ये -2 -1 +2 हो जाएगा, तो ये +1 बचेगा, तो माइनस जे कैप ही रहेगा ये, और यहाँ पे 2 + 1 +3 के कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हम 8th पॉइंट निकालते हैं, ठीक। तो 8th पॉइंट क्या है कि जैसे कि अब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई प्लेन दिया हो और आपसे बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो, जरा परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर 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 टू द plane of two vectors, है ना बच्चों। जब भी आपको यूनिट वेक्टर चाहिए किसी प्लेन से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस प्लेन में आप अगर दो वेक्टर निकाल लेते हो, खोज लेते हो, तो यूनिट वेक्टर बड़े आसानी से निकाल लोगे आप। क्योंकि आपको पता है कि जब आप ए कैप मतलब ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो उसमें करते क्या हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो उसमें बच्चों जो ये एन कैप आता है, एन कैप, ये एन कैप वो यूनिट वेक्टर ही तो होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसमें ए और बी लाई करते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता था ये। यानी दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing two vectors। तो मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स पता है और उस प्लेन से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन निकालना है कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लिया करें। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगा दिया करें, ये बच्चों क्या है, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको एन कैप निकालना है, उससे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको ए क्रॉस बी करना चाहिए बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एंगल नहीं पता है थीटा, तो आप क्या करो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप,
उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही तो है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, और वो यूनिट वेक्टर एक्चुअली में नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये कभी कभी बहुत काम आ जाता है अपने, मतलब कहीं आपको ऐसा लगे ना कि किन्हीं दो वेक्टर या किसी प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो उसको एन कैप निकालने का तरीका है कि उस प्लेन में दो वेक्टर आप खोज लो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर उस प्लेन से मिल जाएगा, एन कैप, है ना बच्चों। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, और ये बड़ा ही काम आता है कई बार कई सिचुएशन में, है ना। तो इसको नोट कर लें भाई। तो बच्चों ये हमारा 8 पॉइंट था। अब 9th पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की, उसको भी समझ लेते हैं। तो आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखो इसको समझते हैं हम। तो बच्चों क्या होगा कि अगर आप ऐसे करें, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है ना, ऐसे मान लेते हैं हम, और ये आपके पास एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे जरा ए और बी को लेते हुए पैरेललोग्राम बनाओ। तो हम ऐसे बना सकते हैं ना बच्चों, पैरेललोग्राम बनाना तो हमें आता है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इस बी वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये बच्चों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी है। अच्छा, ए और बी के बीच का जो एंगल है बच्चों, वो आपका थीटा है, वो आपका थीटा है, ठीक। तो इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं जोड़ लूं, आप तो ऐसा मान लो ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, और ये वाला R है। तो एक काम करो, ये Q और R को जोड़ लो, तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई देगा PQR। ये PQR ट्राइंगल दिख रहा होगा, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया Q से P और R वाली साइड पर, मतलब उसको A वेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन PR साइड वाली पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। तो आप ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो क्या, Q से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये लेंथ। तो देखो बच्चों, ये वाले साइड का मैग्नीट्यूड तो B है, और ये एंगल थीटा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस है जिसका मैग्नीट्यूड B है। तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से साइन थीटा लगाएं इस ट्राइंगल में, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो B के बराबर है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, लेकिन हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड B के बराबर है, तो B साइन थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये जो आपने Q से परपेंडिकुलर डाला है PR पर, A पर, वो क्या हो गया बच्चों, B साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया B साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर को तो ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर इस ट्राइंगल में B था, B का मैग्नीट्यूड, तभी तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आप ध्यान से देखो, तो जरा ये जो ट्राइंगल है PQR, इसका जरा एरिया बताओ बच्चों, एरिया कैसे लिखेंगे हम। तो एरिया, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो आप तो जानते हैं ना किसी भी एरिया का ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है? कहाँ सर, बचपन में नहीं पढ़ा, अभी हम 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उसी को बचपना बोलते हैं, क्योंकि अब आप 11th में आ गए हो ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अचानक से बचपन से आप एकदम मेच्योर लेवल पे आ गए हो, मतलब पहले पढ़ाई बहुत कम थी, अब एकदम से पढ़ाई बढ़ गई है ना, तो इसलिए उसको बचपना बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट करना है। तो देखो इस ट्राइंगल में PQR में बेस तो यही है, बेस आपका क्या है PR, मतलब ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपका हाइट जो है PQR में वो B साइन थीटा है, जो मैंने अभी निकाल के बताई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड। तो बेस PR जो है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है, ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ए लिख दिया मैंने। और हाइट क्या है बच्चों, B साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ
मल्टीप्लाइड बाई ए बी साइन थीटा। और व्हाट इज ए बी साइन थीटा? यार ये तो अभी देखा देखा सा लग रहा है। ए बी साइन थीटा ही तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं हम, इतने देर से पढ़ क्या रहे हैं? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा ही तो पढ़ रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ही ए बी साइन थीटा आता है। यानी कि ये है क्या एक्चुअली में, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है क्या एक्चुअली में, दिस इज द ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, ये एक्चुअली में इसका एरिया बताता है। क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब आपको क्या जानकारी देता है, एरिया निकालता है। अच्छा ये किसका एरिया बताता है? ये तो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला आपने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बना। अब इस पैरेललोग्राम को देखो जरा, जो ए और बी से मिलके बना है जो पैरेललोग्राम, ये वाला पूरा, तो इसमें अगर ये आपने डायगोनल बनाया है क्यू आर, तो जितना एरिया इस ट्राइंगल का है उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होता है। ये तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी मेंसुरेशन से, कि अगर आप एक पैरेललोग्राम को डायगोनल से कट कर दें तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। अगर मैं इस पी क्यू आर के ट्राइंगल का 2 टाइम्स कर दूं तो क्या मुझे एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, जो कि कौन फॉर्म कर रहा था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम formed by a vector and b vector, formed by लिखना भूल गया मैं, लिख लेना a vector and b vector। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर, वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो अभी हमने पाया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपका हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख लो शॉर्ट में, है ना, पैरेलल का साइन लगा लो, ग्राम लिख लो, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो 2 टाइम्स एरिया, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो अगर आप बी क्रॉस ए भी करोगे तो वही पैरेललोग्राम बनेगा और वही एरिया मिलेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। सिर्फ किस में अंतर आता है, डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो बता ही नहीं रहे ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक्चुअली में वो उन दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताता है आपको। पैरेललोग्राम का क्या बताता है बच्चों, एरिया। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब एक पॉइंट और बचा है, मैं सोचा हूँ उसको स्किप नहीं करूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी ये वेक्टर्स नहीं देते, इनके डायगोनल्स दे देते हैं पैरेललोग्राम के। एक डायगोनल आपको दे देंगे D1, दूसरा डायगोनल आपको दे देंगे D2। और ये D1 D2 जो होते हैं, फिर इनसे आपसे पूछा जाता है बच्चों कि बताइए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, तो मैं उसको थ्योरी में ही कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं अलग से सवाल नहीं बताऊंगा। तो कैसे निकालते हैं देखो बच्चों, मैं वो भी निकाल के बता देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और उसको 10th पॉइंट बना के कर लेते हैं ना। तो ऐसा चाहिए कोई थ्योरी में नहीं मिलता आपको, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं पहले, इसलिए मैं इसको थ्योरी में ही बता देता हूँ, ताकि ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल्स आए आपको बन जाए। तो जब भी आप बच्चों वेक्टर्स पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज जितने भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ 1 by 1, वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करके रखना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 10th पॉइंट, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कैलकुलेटिंग, यहाँ पे ऐसा लिख लो, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय इट्स डायगोनल वेक्टर्स, डायगोनल वेक्टर्स, है ना। अब हम वेक्टर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं निकाल रहे हैं, हम उनके डायगोनल वेक्टर से निकालेंगे ना। तो कभी कभी ऐसा पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। डायगोनल वेक्टर्स दिए होंगे तो आपको एरिया कैसे निकालना है बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं डायग्राम। तो लेट सपोज ये आपका ए वेक्टर है इस तरीके से, और ये बच्चों आपका बी वेक्टर है, और पैरेललोग्राम तो आपको बनाना आता ही है, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं।
है ना। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आपको ए बी नहीं दिया है, मान लो आपको इनके डायगोनल्स दिए हैं जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो डायगोनल है बच्चों, ये आपका D1 डायगोनल है, मान लो D1 डायगोनल है ना, D1 डायगोनल मान लेते हैं इसको। और एक डायगोनल आपका ये दूसरा वाला है, ये भी डायगोनल वेक्टर दिया है आपको। और ये जो डायगोनल वेक्टर है बच्चों, ये आप मान लो D2, ये D2 वेक्टर। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनके टर्म्स में निकालना है, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। तो उसका क्या फॉर्मूला आता है मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, बाद में आप सिर्फ वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो प्रूफ देख लो, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आ गया, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। अब देखो यहाँ पे बच्चों D1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, D1 डायगोनल को। सोचो ये B वेक्टर को आप इधर ले आओ, मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना, वेक्टर का ट्रांसलेशन तो पॉसिबल है। तो ये A वेक्टर के हेड पर मैंने B वेक्टर का टेल रख दिया, मैंने B वेक्टर का टेल रख दिया। किसके हेड पर बच्चों, A वेक्टर के हेड पर। तो आप जरा ये वाला ट्राइंगल देखो जिसमें D1 डायगोनल आता है, वो वाला ट्राइंगल देखो। तो ये आपका B वेक्टर हो गया, है ना। तो D1 ट्राइंगल वाले में आप ट्राइंगल लॉ लगाओ जरा। तो D1 वेक्टर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ए बी और D1 वाला, इसमें आप देखो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो A वेक्टर और B वेक्टर ये दोनों एक ही सेंस में। तो D1 जो डायगोनल वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम D1 वेक्टर लिख सकते हैं, D1 वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है ना बच्चों। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर वैसे ही आप D2 डायगोनल वेक्टर, पहले हम दूसरे वाले ट्राइंगल को देखते हैं। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो आप जिसमें D2 डायगोनल आ रहा है, ये डायगोनल वेक्टर हमने यहाँ B पॉइंट से A पॉइंट में लिया है। अब देखो इसमें कौन सेम सेंस में, B वेक्टर सेम सेंस में और D2 वेक्टर सेम सेंस में। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं B वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, B वेक्टर और D2 वेक्टर ये इस ट्राइंगल में सेम सेंस में, और अपोजिट सेंस में A वेक्टर है। तो B और D2 का सम जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, A वेक्टर के। तो यहां से D2 वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, B को उधर ले जाओ तो D2 लिखा जा सकता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, D1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ AB वेक्टर और D2 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A माइनस B वेक्टर। अब बच्चों ये जब दो इक्वेशन आ गई तो एक काम करें, आप इन दोनों इक्वेशन को जरा जोड़ो। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा भाई, देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो LHS में तो आपको ये मिल जाएगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, है ना। D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और RHS में क्या मिलेगा, देखो A प्लस बी A माइनस बी, इन दोनों को ऐड किया तो B और B तो कैंसिल हो गए, B माइनस बी ये कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन, A प्लस A, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। तो यहां से बच्चों A वेक्टर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स। तो ये हो गया D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो ये एक रिलेशन मिल गया, ये हमें A वेक्टर की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स, है ना बच्चों। फिर आप क्या करोगे कि इसी में आप एक काम करो, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करो। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर मिलेगा LHS में, और RHS में देखो दिस माइनस दिस करोगे तो A माइनस A कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो B प्लस B ये 2B हो जाएगा, 2B वेक्टर। तो यहाँ से आपका B वेक्टर निकल आएगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर, मतलब D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइड बाई 2। ठीक, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं कि A और B आ गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखा जाता है, अगर A वेक्टर B वेक्टर पता हो तो वो आपको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अब यहाँ पे A, क्योंकि हमें A B पता नहीं है, D1 D2 पता है, तो A B की वैल्यू D1 D2 के टर्म्स में लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों D1 प्लस D2 बाई 2 क्रॉस प्रोडक्ट D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाई 2, लेकिन बाई 2 ये तो स्केलर है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो 1/4 तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1/4 को बाहर लेता हूँ, 1/2 इससे 1/2 इससे, तो 1/4 बचेगा। और अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ
क्या बचेगा बच्चों, देखो यहाँ पे a क्रॉस b है तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं बाई 2, तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ d1 वेक्टर क्रॉस, सॉरी d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर ब्रैकेट में और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b की वैल्यू देखो बच्चों, ये बाई 2 जो 4 में आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर। तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा भाई। आगे देखें तो यहाँ पे बचा बच्चों कितना, 1/4 बाहर है ही, और यहाँ मैग्नीट्यूड। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो देखो क्या लिखोगे, d1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट d1 वेक्टर के साथ, है ना, ब्रैकेट ओपन तो करना आता है, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर d1 का d2 के साथ, तो बीच में बच्चों माइनस साइन आ जाएगा, और किसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर फिर d2 का मल्टीप्लाई, तो d2 प्लस में है तो ये प्लस d2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ d1 वेक्टर, है ना, और फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये d2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ d2 वेक्टर। तो देखो ये जो है ये तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ है, वेक्टर के साथ, तो आपको पता है जब किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ किया जाता है तो उसका जीरो वेक्टर आता है, नल वेक्टर, आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। तो उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये तो हट गए, जीरो हट गया भाई, तो बचा क्या रिजल्ट फाइनली, ये 1/4 बचा यहाँ पर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, ये जो है ना d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2, तो इसको अगर आप उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, d2 क्रॉस d1 कर दो, तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, ये मैंने पहले बताया प्रॉपर्टी कि a क्रॉस b जो है इट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, ये तो आपको पता ही है। तो अगर मैं इसको इसका अरेंजमेंट चेंज कर दूं, पहले d2 लिख लूं फिर d1 लिख लूं, तो एक माइनस साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूं, है ना। तो ये आ गया आपका d2 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर, है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, और बीच में प्लस साइन है तो ये है d2 वेक्टर क्रॉस d1 वेक्टर। अब देखो बच्चों ये दोनों टर्म एक ही है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये दोनों क्वांटिटी एक ही जैसी है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बाहर आएगा तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ d2 वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर, मतलब दोनों डायगोनल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लो और उसका हाफ कर दो, तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ये तो मैंने पूरा प्रूफ बता दिया उसका, लेकिन ये प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना बच्चों, कि d2 क्रॉस d1, अगर आपको डायगोनल वेक्टर्स दिए हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, दोनों डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, और अगर आपको ए बी दिया हो, ए बी, और उससे आपको डायगोनल पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लो, तो डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो दिस इज, ये कंप्लीट आपका हो जाता है यहाँ पर क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट में पॉइंट बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और आपको बता दिया है। तो यही मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में इन्हीं पॉइंट्स में कोई ना कोई पॉइंट यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक भी क्लियर होगा अब।